Feels very nostalgic to be here actually. I was all of 4 years old when I had the opportunity of working with Anupam sir for the first time in a film called Vijay, and he played my grandfather. He was my first on-screen co-actor, my co-star. I give him a lot of credit for me becoming an actor or wanting to become an actor in my journey up ahead. After that, I was his first batch of actor prepares. I was one of his first students. We were a batch of, there was Hrithik Roshan, there was Abhishek Bachchan, and amongst all of them, there was a 15-year-old Neil Nitin Mukesh wanting to be an actor. So today it feels like a full circle coming back out here and being a part of Actor Prepares. I have yet another guru of mine who's sitting with me, Paresh Bhai. When I was still an assistant director in Yash Raj Films, I worked on a film called Mujhse Dosti Karoge. Wanted to be an actor, and right after that stint, Paresh Bhai came in my life, and we worked together. And he's ever since been a guide, and I'm so honored today to share this stage with you. So thank you so much. My pleasure. Thank you so much, sir. पहली फिल्म आपकी जॉनी गद्दार, श्रीराम राघवन सर का डायरेक्शन, जी उस कैरेक्टर के लिए कौन सी तैयारी आपने की एंड व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन सेट बाय द डायरेक्टर? कि संघर्ष एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए लाइफ में। हालांकि मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। कहने के लिए तो आजकल एक नया टर्म शुरू हुआ है, नेपो किड्स एक्सेट्रा। कहने के लिए तो हूँ वो, बट और मुझे उस समय भी ऐसा लगा था कि शायद ये दो नाम मेरे नाम के साथ अगर जोड़ दूँ तो शायद दरवाजे खुल जाएं और रास्ता आसान हो जाए, बट वो था नहीं वैसा, और आज भी वैसा है नहीं। तो पहली बात तो आप संघर्ष से दोस्ती कर लीजिएगा, आप स्ट्रगल से दोस्ती कर लीजिएगा और उसका मज़ा उठाइए, क्योंकि ये मैंने अपने करियर में बहुत पहले ही एहसास कर लिया कि बग़ैर इसके गाड़ी आगे बढ़ने वाली है नहीं। फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद उस समय ना सोशल मीडिया था और ना ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स थे, तो हमें हर ऑफिस के बाहर जाके खड़ा होना पड़ता और सिर्फ 2 फोटोज़ अलाउ हुआ करते थे आपको सबमिट करने के, एक प्रोफाइल फ़ोटो और एक फ्रंटल फ़ोटो, उसके पीछे आप अपना नाम नंबर लिख दीजिए। सारे ऑफिसेस के दरवाजे खटखटाए गया, जाहिर सी बात है सब मुलाकात कर लेते जब पढ़ते कि नील नितिन मुकेश, यानी नितिन मुकेश का बेटा है, जाहिर सी बात है मुकेश जी का पोता है, तो मुलाकात कर लेते, बट काम कोई दे नहीं रहा था। मेरी मुलाकात हुई झामू सुगंध जी से एक पार्टी में जहाँ मुझे होना ही नहीं था। मेरे पिताजी जाने वाले थे और मैं वो नहीं जा पाए, तो उन्हें रिप्रेजेंट करने मैं पहुंचा, क्योंकि उनके ज़रिए मैं लोगों को पहचानता और जानता। तो उन्होंने कहा बेटा तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बार पे खड़े होते हम लोग बात कर रहे हैं और एक बुज़ुर्ग से आए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक्टर बनना है। तो ऑब्वियसली मेरा टेंशन गया कि कोई तो पहचाना भाई कि एक्टर बनना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम मुकेश जी के पोते हो, नितिन मुकेश जी के बेटे हो। अरे वाह, ये तो एक और एडेड एडवांटेज हो गया कि आप चलो मुझे पहचानते भी हैं। आप कुछ फिल्मों की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी नहीं, ये तो पार्टी में हम लोग थोड़ी ना काम डिस्कस करते हैं, तुम कल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। ऊपर गया, झामू जी ने 2 स्क्रिप्ट रखी मेरे सामने। एक थी फिल्म जाने तू या जाने ना, जिसमें इमरान खान जी का डेब्यू हुआ, और एक फिल्म थी जॉनी गद्दार, श्रीराम राघवन जी की फिल्म। मैंने श्रीराम राघवन का नाम पढ़ा, जॉनी गद्दार, मैंने कहा ये किस किस्म की फिल्म है? उन्होंने कहा ये थ्रिलर है, और मैंने कहा ये तो जाहिर सी बात है, अब्बास टायर वाला है, AR रहमान जी का म्यूज़िक है, और ये तो लव स्टोरी है, जाने तू या जाने ना रोम कॉम होगी। मैंने सर से कहा कि आप जॉनी गद्दार मैं करना चाहूँगा सर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम दोनों स्क्रिप्ट पढ़ के आओ। फिर मैंने जाने तू या जाने ना घर पे पढ़ ली, बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और अब्बास टायर वाला जी ने बहुत ही प्यारी लव स्टोरी लिखी थी, और मैं अपने आप को उसमें भी देख पा रहा था। फिर मैंने फ़्लाइट पे मैंने अपनी माँ से कहा, हम इकोनॉमी में बैठे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो वो 2.5 घंटे, उस समय 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मेरी माँ ने मेरे लिए जॉनी गद्दार की स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने बस उसके सुनी
कहानी के तौर पे। और होता क्या है, जब आप कहानी सुनते हैं तो आपके दिमाग में रह जाता है ना। फ्लाइट लैंड हुई, मैंने कहा माय गॉड माँ, ये फिल्म तो मुझे करनी है। और वहीं से शुरू हुई लड़ाई। तुम ये फिल्म करोगे, तुम 5 लोगों को मारने वाले हो। ऐसे माँ, इसमें ये धर्म जी का कैरेक्टर भी है, मुझे कंफर्म बोला है उन्होंने कि धर्म जी है, तुम धर्म जी को मारोगे, तुम्हें जाने तो या जाने ना करनी चाहिए। और मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ नहीं यार, मुझे जॉनी गद्दार करनी चाहिए। फिर बात पहुंची मेरे पिताजी के पास, तो लड़ाइयाँ वापस और हो गई कि यार तुम मुकेश जी के पोते हो, तुम जानते हो तुम कौन सी लेगेसी से आ रहे हो, ऐसी अच्छी फिल्म करो, रोमांटिक फिल्म, गाना हो, रोमांस हो। मैंने अपने पिताजी को एक बार बिठा के फिर ये समझाई बात, ऐसे पापा मौका मुझे एक ही मिलने वाला है, और वो भी पता नहीं कंफर्म्ड है कि नहीं, वो अभी टेस्ट लेंगे। तो अगर टेस्ट लेंगे और मैं इस टेस्ट में फेल हो गया, और अगर ये मौका अगर मिलता है और मैंने गलत कुछ चुन लिया, हालांकि दोनों ही फिल्में अच्छी हैं, बहुत बढ़िया फिल्में हैं, बट मेरा नज़रिया ये है। तो उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि बेटा मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जो तुम्हारा दिल कह रहा है तुम जाके पूरे दिल से अपना ये शिद्दत से ये अपना टेस्ट करो और बस पास होके मुझे दिखाओ। मैं पहुंचा और मैंने कहा कि मैं जॉनी गद्दार करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने, झामू जी ने मुलाकात करवाई श्रीराम सर से, जो ऑफिस में ही थे, और श्रीराम सर ने मुझसे कहा कि चांदीवाली स्टूडियो में एक फिल्म चल रही है परिणीता, प्रदीप सरकार जी डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, वहाँ पे तुम्हें एक आदमी मिलेगा अनुराग करके, वो तुम्हारा टेस्ट लेगा। मुझे उन्होंने रिक्शा के पैसे दिए, मैं जैसा जैसा आया था ऑफिस वैसा वैसा वहाँ पहुँचा, पसीने में लथपथ, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन है लोग। तो एक भाई साहब आए कि हाय नील, अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन हैज़ आस्क्ड मी टू टेक योर ऑडिशन। तो अनुराग कश्यप जी ने मेरा ऑडिशन लिया, साइलेंट कैमरा था क्योंकि कोई माइकिंग कोई था नहीं। मैंने पूछा कोई डायलॉग होगा तो आसान हो जाएगा लाइफ में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि तुम मिमिक्री अच्छी कर लेते हो, तुम्हारे भाई जो हैं समीर शर्मा, मेरे कज़न ब्रदर हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और बहुत नामचीन एक राइटर भी हैं। तो उन्होंने अनुराग से कहा था कि नील मिमिक्री अच्छी कर लेता है। मैं पहुंचा वहाँ पे और मिमिक्री कर रहा हूँ सारे एक्टर्स की, और वो साइलेंट वीडियो उन्होंने श्रीराम के पास पहुंचाया। लेट्स पुट इट दिस वे, माय स्ट्रगल फॉर गेटिंग जॉनी गद्दार स्टार्टेड फ्रॉम द डे आफ्टर आई गेव माय ऑडिशन एंड आई वाज अप्रूव्ड फॉर इट, बिकॉज उसके बाद जो श्रीराम सर ने मेहनत करवाई, और जॉनी गद्दार के एक दिन शूट के एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई कल से हम फिल्म शुरू कर रहे हैं। करीबन 70% फिल्म तैयार हो गई थी, और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से 1.5-2 साल फिल्म अटक गई। बहुत लोगों ने कहा इस फिल्म को छोड़ दो, बहुत बड़े लोगों ने तो ये भी कहा कि डस्टबिन में डाल के फिल्म जला दो, रिलीज़ नहीं होगी। बट हम पूरी जॉनी गद्दार की टीम इस बात से सहमत थी कि ये फिल्म आएगी और 4 चांद लगाएगी। तो एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। टुडे ऑल्सो इफ आई एम सिटिंग हियर इज़ बिकॉज ऑफ जॉनी गद्दार। ये स्ट्रगल आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाती है, पेशेंस, जो अब नहीं आगे जाके भी आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। आपको बस भूख होनी चाहिए कि मैं अगला किरदार कौन सा निभाने वाला हूँ, भले वो 5 मिनट हो या 50 मिनट हो, मैं किस किस्म का किरदार निभाऊंगा। भले मुझे 2 साल घर पे बैठना हो, मैं काम सही करूँगा, वो इम्पोर्टेंट है। How you have worked on your language? Tell them about it. जॉनी गद्दार हो गई जब मैं डबिंग स्टूडियो में पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई किसी तरीके से ऑन सेट पे मैंने अपने डायलॉग बोल तो दिए और अप्रूव हो गए, और एक्टर अच्छा था या कम से कम सीखा सिखाया हूँ, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। और जाहिर सी बात है उस समय लिप सिंक और सिंग साउंड फिल्में इतनी नहीं बनती थी जितनी आज होती हैं। जब स्टूडियो में पहुंचा और डबिंग कर रहा था, तब तो हालत टाइट हो गई, क्योंकि श्रीराम सर ने कहा कि यार मुझे शायद किसी और की आवाज़ डब करानी पड़ेगी नील, तुम्हारा डिक्शन, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर रहे जिस किस्म के कैरेक्टर की आवाज़ होनी चाहिए और जिस किस्म का इमोशन आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल तो गलत कर नहीं रहा, मेरी आवाज़ लिप सिंक तो हो रही है। उन्होंने कहा हाँ बट कुछ कमी है, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा। तो फिर श्रीराम सर ने मुझे एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर वनमाली,
ही वॉज अ डिक्शन कोच एंड अ डिक्शन टीचर। उनके पास भेजा कि डॉक्टर साहब आप एंड अ नेशनल अवार्ड विनिंग guru, many stalwarts had gone to him and मैं भी पहुंचा उनके पास। छोटा सा उनका एक क्यूबिकल था और बस 2 चेयर थे, एक यहाँ पे और एक जैसे आप सामने बैठे हैं वैसे आमने सामने हम बैठे थे, बट लिटरली about what 5 by 6 kind of small little room in his small apartment। एक माइक था आगे और एक कंप्यूटर था और मुझे उन्होंने कहा कि जॉनी गद्दार का कोई एक तुम डायलॉग बताओ, और मैंने उनसे कहा कि ये मेरा डायलॉग है। वो डायलॉग मैंने रिपीट किया और उन्होंने वो डायलॉग रिकॉर्ड करके प्लेबैक करके मुझे सुनाया और मुझसे पूछा कि क्या कमी रह गई है। मैं कह रहा हूँ सर मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं, है ना, आवाज़ अच्छी लग रही है और थोड़ा इसको अगर हम ट्वीक वीक कर दे, आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट भी है तो बेस वेस आ जाएगा। वो बोले यार तुम बड़े शैतान हो, सब समझते हो ये सब, बट मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल नहीं, तुम मुझे बताओ कमी क्या है। मैं कह रहा हूँ सर कमी तो नहीं। अच्छा वापस अब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तुम अपना यही डायलॉग रिपीट करके कैमरा पे एज एन एक्टर इस इमोशन को रिपीट करो। तो मैंने वही कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा ही सेड फैंटास्टिक। अब उन्होंने आवाज़ बंद कर दी और उन्होंने मुझे कैमरा दिखाया। उन्होंने कहा कि देख भाई तेरे एक्सप्रेशंस कितने अच्छे जा रहे हैं, कि इमोट कर पा रहा है, बट वो इमोशन। अब उन्होंने वापस वो कैमरा बंद किया और उन्होंने मेरी आवाज़ जो रिकॉर्डेड की थी कहा कि क्या वो इमोशन तू यहाँ समझ पा रहा है। अजय नहीं सर, बट आवाज़ तो यानी मैच कर रही है ना, लिपसिंग तो अच्छा हो रहा है, टेक्निकल तो हुआ है। तो फिर उन्होंने बस एक लाइन कही, नील आई वॉन्ट टू हियर यू नॉट योर वॉइस। मुझे तुम्हें सुनना है, ना कि तुम्हारी आवाज़ को। और वाकई में रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे एहसास हो गया वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे इमोशन जो अंदर हैं मुझे वो महसूस करने हैं, बट वो इमोशन सिर्फ चेहरे पे लाना शायद आसान हो जाता है, वही चीज़ को टेक्निकली इमोट करके अपनी आवाज़ में वापस रिक्रिएट करना, वो एक कला अलग थी जिससे मैं इतना वाकिफ़ नहीं था उस समय। बट फिर उनके साथ बस एक सेशन का मुझे मौका मिला और उस एक सेशन में वो 3-4 घंटे के साथ जो उन्होंने समय बिताया, क्योंकि अगले दिन नहीं तो श्रीराम सर किसी एक डबिंग आर्टिस्ट को बुला रहे थे। अगले दिन गया स्टूडियो में और मैंने एक दिन में पूरी फिल्म की डबिंग ख़त्म कर ली। आप जैसे दूसरी लैंग्वेज में भी काम करते हैं तो सही में ये चैलेंजेस वहाँ भी आई होगी। एज एन एक्टर जब आप एक रूटीन में आ जाते हैं और आप इतना काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप यूज्ड टू हो जाते हैं एक रूटीन से, तो एज अ चैलेंज कुछ ऐसा फिर बचता नहीं। आप री इन्वेंट करना चाहते हैं, फिर आप उस किस्म के किरदार ढूंढते हैं। और जब मुर्गदास जी का फ़ोन आया था कत्थी के लिए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि हिंदी तो फिर भी समझ में आती थी और उसे शापन करना फिर भी आसान था। यहाँ एक नई भाषा सीखना, नए इमोशंस समझना, वो उस लाइन को किस तरीके से डिपिक्ट करके इतने बड़े सुपरस्टार विजय इलाया तलपति जी के सामने खड़ा होना, वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि लैंग्वेज इज़ नो बैरियर। लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर फॉर एनी एक्टर। मेरी भाषा नहीं है तमिल और तेलुगु, बट मैंने वो लाइन मग कर ली, यानी कि हाँ यार लाइन बोलना ये है, बट वो भाषा क्या है, वो लाइन्स का मतलब क्या है, उस लाइन का इमोशन क्या है, वो मैं समझा। और एक्टर होने का फ़ायदा ये है कि आपके पास कोई भी अगर भाषा आ जाए, बट अगर आप इमोट कर पाएँ और उस लाइन को बोल पाएँ, इसलिए ये दोनों चीज़ का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। जेल फिल्म के लिए कुछ तैयारी, क्योंकि बहुत ही अलग स्टोरी थी, बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। इसका पूरा श्रेय मैं अपने डायरेक्टर मधुर जी को मैं देता हूँ कि अगर पराग दीक्षित का अगर मैं किरदार निभा पाया तो उनकी गाइडेंस के थ्रू निभा पाया। और मेरी बस एक रिक्वेस्ट थी कि इस जर्नी को हम लीनियर फॉर्मेट में शूट करें, यानी अगर पहला दिन है, पराग आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तो हम पार्टी वाला सीन पहले कर ले, फिर उसके बाद अगर वो पुलिस से पकड़ा जाता है और कुछ आरोप लग जाता है, तो हम उसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते गए, ताकि मैं भी एज पराग दीक्षित आगे बढ़ता गया और समझते गया कि वो दुनिया क्या है, वो कैरेक्टर है क्या।
और हल्का मेथड एक्टिंग का अप्रोच मैंने इस पॉइंट पे लिया। हालांकि वो मेरा थोड़ा मुश्किल दौर था फिल्म ख़त्म होने के बाद, क्योंकि फिल्म एक बार ख़त्म हुई फिर डिप्रेशन होने लगा था, क्योंकि कैरेक्टर में उस किस्म से थोड़ा बहुत आप पे इफ़ेक्ट करता है जब आप ये अप्रोच लेते हैं। हालांकि उस समय एहसास नहीं हुआ था। जैसे अंडा सेल का एक सीक्वेंस था, तो मधुर जी ने उसे वाकई में एक अंडा सेल जैसे ही बना दिया था। देयर वाज ह्यूमन एक्सक्रीटा, there were people who had gone and urinated out there for days. So all your expressions of being nauseous or feeling pukey were all real, because that was all actually created for me to live that moment. अगर कोई एक बाथरूम का सीन था तो all the junior artists were told to go use the bathroom and not really literally flush, so that it was an ambience created. So they literally created jail for me to live that as an actor. तो अगर मारना होता, थप्पड़ का सीन है, अगर पैर पे मारना है, थप्पड़ मारना है, तो there were real cops involved at times, who we got with permission on board, and they would actually hit me and slap me. I got vertigo after that, unfortunately. For a while, which I had to treat. My legs used to swell up every night because लाठी अगर मारनी है तो पैर पे मारो, नंगे पैर जाना है तो नंगे पैर। एनडी स्टूडियो में हमने शूट किया पराग दीक्षित का इन जेल। मेरा सबसे मुश्किल टाइम रहा था, बट सबसे ज़्यादा सीखने को भी उसी फिल्म से भी मिला, और मेरा एक ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस था। न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि न्यूयॉर्क में शूट हो रहा है एक्सेट्रा, तो आप समझिए न्यूयॉर्क से सीधा जेल। तो वहाँ वो था, और करजत में वो भी एनडी स्टूडियो में नितिन देसाई सर के साथ, और उस समय ऑलमोस्ट 45-49 डिग्रीज इन दी ओपन। आई वॉज अनरिकग्नाइजेबल। माई स्किन टोन हैड चेंज्ड for the better. I became tanned. I was very happy about that. But मैं डिप्रेशन क्यों कहूँगा, क्योंकि जब वो फिल्म ख़त्म हो गई, मैं अब भी एज पराग दीक्षित वहाँ से डिटैच नहीं कर पाया था। तो अब मैं अपने परिवार के साथ इतने महीने बाद वापस आया, so they were also very upset कि यार नील को हो क्या गया। But I'm lucky that I have parents like mine, I have a family like mine, and they kept me anchored, and they slowly that kind of fizzled out. The way you said that you had that experience of method, that linear format में आपने शूट किया, हम वही उनको पढ़ाते हैं जब एक सीन होता है तो उसकी बैक स्टोरी, हाउ इट हेल्प्स इन द करंट सीन। तो आपके सारे वो सीन्स जो लीनियर फॉर्मेट में हुए, उसमें आप जो शूट कर चुके हैं उसका पूरा हिस्ट्री करेक्ट आपको हेल्प किया होगा एज एन एक्टर टू गेट इनटू द कैरेक्टर बिटवीन स्विच ऑन स्विच ऑफ। जी सर, आज भी जब भी कोई फिल्म ऑफर होती है मुझे, मेरा पहला सेशन रहता है डायरेक्टर राइटर्स के साथ, ये समझने के लिए कि किरदार की जर्नी रह क्या गई है, यह यहाँ पर पहुँचा क्यों है, ऐसा है क्या, इसका क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। और ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल होते हैं, कभी कभी डायरेक्टर परेशान भी हो जाते हैं। ये मैं एज एन एक्सरसाइज अपने आप से क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मैं सेट पे पहुँचता हूँ, हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, आपके साथ आप ही नहीं, आपके को एक्टर्स भी रहते हैं, तो आपको उनकी भी इज्जत रखनी पड़ती है कि आपकी वजह से कोई डीले ना हो। एक दिन शूट पे बहुत महंगा होता है, हर एक टेक में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जितना आप प्रिपेयर करके आप सेट पे पहुंचेंगे, उतना प्रोसेस हर किसी के लिए आसान हो जाता है, और जितना आप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, उतना आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी, चाहे वो 5 मिनट का रोल क्यों ना हो। अब मैंने एक फिल्म की थी वज़ीर, वज़ीर में शायद मेरा 5-10 मिनट का किरदार था, एक इंटरवल ब्लॉक था, बच्चन साहब के साथ मौका मिला, विद्यु विनोद चोपड़ा जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नील एक किरदार है, हालांकि बस एक इंटरवल ब्लॉक में एक ही सीन है। मुझे सुनाया उन्होंने किरदार और कहानी, ऑफ कोर्स ऊपरी पूरी कहानी मुझे समझाई कि ये है, और मुझसे कहा कि बच्चन साहब का ऑल्टर ईगो तुम्हें ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करना है, ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है,
तो मैं तो बड़ा नर्वस हो गया कि सर मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, ऑल्टर ईगो हम कैसे इसको अप्रोच करें। सेट पे पहुँचे और मैंने बिजॉय सर से कहा कि जो बच्चन साहब जैसे कर रहे हैं अपना किरदार, मैं उसका एकदम ऑपोजिट करने वाला हूँ। बस वही एक अप्रोच था मेरा, क्योंकि अगर बच्चन साहब पैराप्लेजिक है तो मैंने कहा कि मैं उतना ही अजाइल होऊंगा। उन्होंने अगर सफ़ेद कपड़े पहने, उनके अगर सफ़ेद बाल हैं, तो मैं अपनी दाढ़ी और सब जो है एकदम बड़ी करके काली रखूँगा, डार्क। मैं अपने कपड़े काले पहनूँगा। तो उसने कहा बट ये कैरेक्टर वज़ीर का जो आप कर रहे हो, और हालांकि उस समय फ़िल्म का नाम 1 और 1 2 था, वज़ीर नाम फ़िल्म का था भी नहीं, तो मेरे किरदार का नाम था वज़ीर। और हमारा 5 दिन का शूट था। 5 दिन बाद विधु सर का फ़ोन आया, उन्होंने लाइनअप देख लिया था और उन्होंने कहा भाई बड़ा कमाल का तुमने रोल किया है। मैंने फ़िल्म का नाम बदल दिया है। सर अच्छा इतना कमाल का रोल किया है कि आपने फ़िल्म का नाम बदल दिया, क्या नाम रखा है? मैंने तुम्हें टाइटल रोल दे दिया नील, मैंने फ़िल्म का नाम लिखा है, रख दिया है वज़ीर। कि तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म से अपनी पहचान इस सीन पे छोड़ी है कि जो मैं चाह रहा था कि लोग ये परख ना पाए, उन्हें भनक ना लगे कि तुम एग्जिस्ट करते हो या ना। कोई एक बंदा पकड़ नहीं पाया कि नील नितिन मुकेश इस किरदार में सिर्फ एक ऑल्टर ईगो है जो एग्जिस्ट नहीं करता। उन्हें ये उम्मीद थी कि हम और देखें इस किरदार को, और वो उम्मीद जो तुमने इवोक लोगों में इमोशन इवोक किया है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं इस फिल्म का नाम बदल दूं और इसका नाम रखूं वज़ीर। मैं क्यों उस फिल्म से बहुत गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि भले 5 मिनट का रोल था, मुझे बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले। अवार्ड ऑफ कोर्स मिला नहीं, बट नॉमिनेशन मिलना ही एक 5 मिनट के रोल के लिए और इतने बड़े पॉपुलर कैटेगरीज़ में मेरे लिए वही एक बहुत बड़ा अवार्ड था। एक एक्टर के लिए 2 मिनट का किरदार भी इम्पोर्टेंट रहता है अपनी छाप छोड़ने के लिए। एज एन एक्टर यू शुड नेवर बी इंटिमिडेटेड अबाउट पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। हीरो आपको आपके कैरेक्टर्स बनाता है, ना कि आपका थॉट प्रोसेस। Actually, what was the question? I really loved one of your reaction in one of the songs from Nijuna Tha. So the reaction you gave, like once you saw your lover after ages. I just wanted to know, like, how it came. Was there a background story? Because it came so natural here. जब हम ये शूट कर रहे थे, ना तो ये गाना था और ना ही ये मुझे मोमेंट समझाया गया था कि हम ऐसे अभी करने वाले, और ना ही कटरीना सामने थी, क्योंकि एक लाइव लोकेशन था, एक स्कूल था और हमें वाकई में सिर्फ 10-15 मिनट मिले थे कि ब्रेक हो गया, बच्चे आने वाले हैं, तुम यार कटरीना का एंगल तैयार रखो, मैं नील का शॉट यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद इरफान सर का और नील का एक कॉम्बिनेशन सीन होगा, ख़त्म करो जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। सो मैंने कबीर सर से पूछा ऐसे क्या मोमेंट क्या है? उन्होंने कहा यार तुम यू नो यू आर गोइंग टू सी कटरीना आफ्टर मेनी ईयर्स, सो यू हैव टू react to her. I said, how do I react to her? अरे यार you've seen a lover, haven't you ever realized what it feels to see? I said नहीं सर, ये तो मोमेंट बड़े अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हार्ट ब्रेक बहुत गुजर चुका हूँ अपनी लाइफ में। सो क्यों मैंने आपसे पहले कहा था कि पर्सनल लाइफ की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप हर एक पल को याद रखो, अच्छा पल बुरा पल आपके जहन में, आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा ये आपकी एज एन एक्टर। और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एज एन इमोशन अगर आपको पोर्ट्रे करना है, एंड यू हैव टू गो बैक टू एनी अदर इमोशन दैट कैन इवोक दैट मोमेंट और दैट इमोशन फॉर यू, इट माइट वर्क। आई एम समबडी हु डजंट इवन शाई अवे फ्रॉम टेकिंग द हेल्प ऑफ मे बी ग्लिसरीन और मे बी सम टेक्निकल एस्पेक्ट। वाई? बिकॉज इट्स अ टेक्निकल फील्ड। तो अगर आप मेकअप लगा सकते हैं, अगर आप लाइटिंग कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एज एन एक्टर यू शुड नॉट फील शाई टू टेक एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ग्लिसरीन टू इवोक अ सर्टेन इमोशन, बट योर फेस नीड्स टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट आई एम फीलिंग दैट इमोशन। तो वो इमोशन था, ना कटरीना थी और ना ही गाना। बस मैंने शॉट दिया, कबीर ने पूछा करने क्या वाला है तू भाई? आई सेड सर मैं कुछ कर लूँगा, आप कैमरा रोल तो कर लीजिए। एंड आई वेंट into a moment of my past breakup where I relived that moment, and I just saw her and I said let me not do any histrionics, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को इतने साल बाद देख रहे हैं आप बस देखते रहेंगे, है ना।
और उस थॉट में वो थी नहीं, कोई और थी, और वो उस इमोशन में एक आंसू ऑर्गेनिकली निकल आया। और जब हम बॉम्बे पहुँचे और एडिट हो गया और लाइन अप हुआ, तो आदि चोपड़ा जी का फ़ोन आया कि स्टूडियो एक बार आ जा, मुझे दिखाना है तेरे को कुछ। और मैं स्टूडियो पहुंचा और उन्होंने प्रीतम दाने और हमारे जो बैकग्राउंड स्कोर जूलियस सर उसमें बैकग्राउंड कर रहे थे, उन्होंने मिलकर तूने जो ना कहा गाना कंपोज करके उस पर फिट कर दिया। एक एंथम बन गया उमर का कि जब जब उमर आता तो एक वो गाना रिले होता है, एंड तूने जो ना कहा वाज बोर्न आउट ऑफ दैट इमोशन। कोई लिप सिंक नहीं है, कुछ नहीं है, बट इतने साल बाद, 16 साल हो गए उस फिल्म को, आज भी आप बात कर रहे हैं एक शॉट के बारे में, बिकॉज दैट इमोशन हिट करेक्ट एज अ नोट देन, इट स्टिल इज लिव्ड बाय मेनी आउट हियर टुडे। कभी कभार हम कहते हैं ना, हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, बट एज एन एक्टर यू हैव टू नॉट जस्ट इंटरनलाइज इट, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्रेस इट फॉर समबडी एल्स टू आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विद दैट इमोशन। Correct. दैट्स द मीडियम। कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको लगा एक बड़ी कमर्शियल मूवी जैसे साहो है, बहुत ज़्यादा वीएफएक्स इन्वॉल्व है, एंड कई बार सेट्स एकदम एटमॉस्फेयर का रियल नहीं है, तो आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या है वहाँ पे? It's one of the toughest things to work without anybody in front of you, है ना? Correct. अगर आप इमोट करना चाह रहे हैं और कोई सामने है नहीं, आप किससे इमोट कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिंग में हम सीखते हैं ना, एक्टिंग इज़ व्हाट इज़ रिएक्टिंग। मगर सामने वाला कोई रिएक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू इमेजिन। दैट इज़ द आर्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर, दैट यू हैव द अ टूल called the mind where you can recreate somebody out there and have to imagine that कि कोई है, तभी आप वहाँ पे उस चीज़ को आप कर सकते हैं। और चाहे वो जेल जैसी रियलिस्टिक फिल्म हो जहाँ एम्बियंस आपके लिए क्रिएट किया जाता है, या चाहे वो साहो जैसी फिल्म हो जहाँ VFX के तौर पे अगर ग्रीन स्क्रीन हो या कुछ, एज एन एक्टर दोनों ही चीज़ में आपका इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड होना चाहिए। आपको पहचान जाना चाहिए कि भैया हाँ यार, ये तो अभी ग्रीन पर्दा है, बट ग्रीन पर्दे के पीछे ये बड़ी बिल्डिंग आएगी, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। सो आई हैव टू बी एबल टू विजुअलाइज दैट वेरी वेल, एंड दैट्स द क्राफ्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर, बिकॉज विदाउट विजुअलाइजेशन यू विल नॉट बी एबल टू इवन पोर्ट्रे योर ओन कैरेक्टर। आप अपना खुद का किरदार नहीं निभा पाओगे, क्योंकि जेल का उदाहरण मैंने दिया एज लीनियर फॉर्मेटिंग, बट नॉन लीनियर फिल्म्स जो होती हैं, हम कभी कभार शुरू करते हैं क्लाइमैक्स के साथ, बट यू हैव टू कीप द एंटायर फिल्म इन योर माइंड। हिसाब बराबर अगर आप देखें, मेरा पहला दिन शूट का था माधवन जी के साथ, इंटेरोगेशन सीन था उनका और मेरा, जब जो हालांकि इंटरवल ब्लॉक है फिल्म का, ऑलरेडी हाई पॉइंट पे, ऑलरेडी एक टशन एक्टर के साथ, और वो मेरा पहला दिन शूट का। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड from every aspect. An actor has to start visualizing and understanding emotions. But as an actor, I don't think there's too much of a difference, as long as you understand your emotions correctly and can depict that. As a newcomer, you're going for an audition and you have a script और आपके हाथ में lines हैं, how you approach those lines? जाहिर सी बात है, आजकल जब ऑडिशन के लिए भी आपको एक स्क्रिप्ट भेजा जाता है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ में ही आता है कि मैं सीन जो करने जा रहा हूँ वो है क्या, और किरदार के बारे में थोड़ा तो समझा ही देते हैं कि ये किरदार ऐसा है, शायद पुलिस अफसर का रोल है या क्या है, वो पहले ही समझा देते हैं और वो सीन देंगे। और थोड़ी परख तो आपको भी हो जाती है कि मैंने सीन पढ़ लिया अगर, तो वो सीन का महत्व क्या है, वो मतलब क्या है। पहले तो इंटिमिडेट होके मत पहुँचिएगा कि मैं एक ऑडिशन देने जा रहा हूँ तो लोग मुझे परखने वाले हैं। ये समझ के जाइए कि ये मेरा ही किरदार है, ये मेरा ही रोल है, ये तो मेरे लिए लिखा गया है और मुझसे ज़्यादा अच्छा ये रोल कोई कर नहीं पाएगा। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही नहीं, कम से कम हज़ारों लोग जाएंगे उस एक किरदार के लिए, और इस जर्नी से मैं गुज़र चुका हूँ। और एज रीसेंट एज माई रीसेंट वेब शो दैट आई हैव कंप्लीटेड, उसके लिए भी मुझे ऑडिशन करना पड़ा। हालांकि 35 फिल्म कर चुका हूँ, इतने अव्वल नंबर डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, फिर भी ये प्रोसेस मैंने कहा, क्योंकि सामने वाला शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि नील ये किरदार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैंने कहा यार मैं कर पाऊँगा। उनको अगर ऐसा लग रहा है तो कोई नहीं, उनको कंसर्न है, उनके कंसर्न को मैं
नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता, इज्जत देनी चाहिए कि हर किसी का थॉट प्रोसेस है। तो मैंने उस को भी एक अपने स्ट्राइड में लेके मैंने कहा कि मैं एक ऑडिशन दे देता हूँ। तो ऑडिशन देना बुरी बात तो है नहीं। पहली बात, वेस्ट में बड़े बड़े एक्टर्स आज भी रीडिंग करते हैं, एक प्रोसेस है ताकि सामने वाला कॉन्फिडेंस महसूस करे, हाँ यार ये मेरा किरदार है, ये मेरा एक्टर ये किरदार निभा पाएगा। तो पहली बात, जब आप जाएं एज एन एक्टर एंड एज अ रैंक न्यू कमर, क्योंकि अभी तक आपकी पहचान नहीं है, आप लोग आपके काम को पहचानते नहीं, आपका रेंज समझते नहीं, आप अपनी पहचान कैसे बनाएंगे ऑनेस्टी के साथ। तो एज एन एक्टर यू हैव टू अप्रोच योर कैरेक्टर इवन ऑन एन ऑडिशन विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड कि अब ये मुझे जज करने वाले हैं। ये मेरी ऑनेस्टी रहेगी मेरे इस किरदार के साथ, इसका ये इमोशन है और मैं अपने पूरे दिल और पूरी शिद्दत के साथ मैं पहुंचूंगा सेट पे कि ये उम्मीद के साथ कि ये किरदार मुझे मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली आज जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी यंग जनरेशन में हमें लगता है कि यार एक ये इसका लहजा पकड़ लिया है और आजकल की फिल्में ऐसी हो रही है तो मैं भी ऐसे ही बात करूँगा यार। क्यों? वो ट्रेंड में देख रहा हूँ, वही ट्वैंग 5 एक्टर पकड़ के चल रहे हैं और अपना यूनिकनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। कोई अपना पहचान बना नहीं पा रहा कि क्योंकि मैं गांव खेड़े का एक बंदा का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं वो क्योंकि एक बंदे ने वो लहजा पकड़ा होगा उसके लिए वो एक स्टाइल बन गया तो आप वो लहजा पकड़े, वो नहीं, वो इमिटेशन है। तो आप इमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं जाएंगे, आप अपनी पहचान बनाने पहुंचेंगे। तो हमेशा ऑडिशन के टाइम पे भी मेरा हमेशा ये कहना होता है, ये समझ के जाओ कि फिल्म तुम्हारी है ना, नहीं तो नहीं होने वाला। क्योंकि आज के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा है। एक कमरे में देखो कितने एक्टर बैठे हैं, एक्टर प्रिपेयर के पहले बैच में इतने नहीं थे, है ना। आज देखिए क्यों, क्योंकि इतनी फील्ड बड़ी हो गई है और ऐसा नहीं कि काम मिलेगा नहीं, हर किसी के लिए काम है। अब मैं अपने उम्र के किरदार निभाऊंगा, ना कि 24-25 साल के कैरेक्टर को। मैंने अभी हाल ही में एक वेब शो की है जैकलीन फर्नांडिस और मैंने, उसका नाम है जुनून। बच्चे हैं सब 23-24 साल के और मैं 43 का हूँ, बट एनर्जी वही रखनी है क्योंकि कंपटीशन मेरे वो है। उनसे सीखता भी हूँ, उन्हें सिखाता भी हूँ, उनसे समझ में ही आती है और अपने आप में भी एक चैलेंज महसूस करता हूँ। अच्छा आज ये किस्म का अप्रोच है तो अपने आप को मैं रीइन्वेंट कैसे करूँ। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट विथ एवरी ऑडिशन, विथ एवरी फिल्म। दैट्स द वे इट शुड बी। परेश सर प्लीज नहीं, कुछ एक लाइन बता दीजिए। शायद मैं आज ऑफिस पहुंचने वाला हूं लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक है तो मुझे लगता नहीं मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा। संजीव कुमार जी अगर टोपी पहने हुए एक वाइट कलर के जैकेट में हैं तो कैसे इस बड़ा अरसा हो गया मैंने मिमिक्री की है वे, बट ये हमेशा फंसा देते नीरज भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बात बेटा, ये बात ध्यान से सुन लो। आज ट्रैफिक बहुत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रैफिक से गुजरता हुआ तुम्हारे ऑफिस तक पहुँचूँ, बट क्योंकि ट्रैफिक ने मुझे फंसा दिया है, आज तुम फंस गए।